हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता। जैसा कि मैंने कल शॉर्ट्स वीडियो डाल करके आपको बताया था कि हम ऐसे ही स्टोरी विद आशीष में ऐसी ही किताबों को लेकर के आएंगे, ऐसे ही कहानियों को लेकर के आएंगे जिसको पढ़ करके आप अपने आप को रोमांचित फील करो, आपको उससे कुछ सीखने को मिले और मतलब लाइफ लेसन भी हो, रोमांच भी हो। ऐसा लगे कि ये कहानी कहीं न कहीं मुझसे जुड़ी है, जो मुझसे होकर के मुझ पे ही ख़त्म होती है और मैं ही उसका किरदार हूँ। कुछ इस तरह की कहानियों को हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आपकी इच्छाएँ हैं, बहुत प्रबल इच्छा है कि हाँ, मैं इस किताब को पढूँ, लेकिन लैक ऑफ टाइम के चलते आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे अपने ऑफिस में, कहीं भी चलते हुए मेट्रो में, ट्रेन में, सफ़र में, कहीं भी आप इसे सुन सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। पूरी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस कहानी को पढ़ करके, बतला करके आपको इस कहानी से जोड़ पाऊँ। तो हम धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता इस कहानी को शुरू करते हैं। कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह, किसी से जिंदगी भर स्नेह रखने का, प्रेम करने का गुनाह, स्नेह और प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे तो उसका त्याग करने का गुनाह। और ना अजीब बात है, मतलब पूछ रहा है, किस माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि आखिर यह गुनाह कैसा है, क्योंकि हम इसके नीचे लिखे इन शब्दों से समझ सकते हैं कि यह जो किताब है यह किस पे आधारित है। तो यह प्रेम से संबंधित है। और प्रेम किस प्रकार का, कि क्या किसी से प्रेम करना गुनाह है, किसी से जिंदगी भर स्नेह रखना गुनाह है और उसको प्रेम करते रहना गुनाह है। स्नेह और प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे, यानी कि हर कुछ आपने भुला दिया, हर चीज़ें आपके लिए अब कोई मायने नहीं रखती, आपके लिए सर्वस्व क्या है, प्रेम है। यानी प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे तो उसका त्याग करना का गुनाह। यानी जब ऐसा लगे कि हम जैसे बिन पानी के मछली, कि पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, वायु के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, उसी तरह से एक प्रेम में एक प्रेमिका और एक प्रेमी जो होते हैं उनको ऐसा महसूस होने लगे कि इसके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है और उस वक्त जो है हम उसे त्याग दें, तो क्या यह गुनाह है ना अजीब बात। इसी के बारे में हम इस गुनाहों के देवता पुस्तक में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मध्यम वर्गीय जीवन की कहानी है ये, और कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवताएं की कल्पना आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन की उपनगरों का मुकाबला करने वाली सिविल लाइन्स और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं है, कोई संतुलन नहीं है। सुबह मलजई, दोपहरे अंगारी, तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और प्रगति की भी कमी नहीं है। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों में निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद
और होली के बीच के मौसम में से इलाहाबाद का वातावरण नैस्टर्सियम और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल में और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह-सुबह घूमने निकल जाएं और इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पाँव फटने से पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए-नए मौसम फूलों के रंग के मुकाबले करने वाले हल्की सुनहली बाल सूर्य की उंगलियां, सुबह की राजकुमारी के गुलाब वक्ष पर बिखरे हुई भंवरालें यीशुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है। क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखरी पड़ती है। एक ऐसा ही खुशनुमा सुबह थी जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ। लेखक कहता है कि एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और ये कहानी अब हमें समझ में आ गया कि इलाहाबाद में ही लिखी गई है। और इलाहाबाद की इतनी इसने प्रशंसा की, उसकी जो वहाँ की तरुणाई है, वहाँ की जो प्राकृतिक वातावरण है, उसके बारे में इसने पहले पन्ने पर उकेर दिया है। अब हम शुरू करते हैं ऐसे ही खुशनुमा सुबह से, जिसकी कहानी अब मैं कहने जा रहा हूँ। वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक, प्रगाति प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटपी के रंग का पश्मीना लंबा कोट और जिसे एक कॉलर लगा हुआ उठा हुआ और दूसरे कॉलर में सारों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी के पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ पूरा चेहरा, ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लठ। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रह कर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थी। सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा। पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया। फूलों की पंखुड़ियां नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाएं का रंग गहराने लगा था। उसी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थीं और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फलसाई रंग से उस फूल पर गहरे बैजनी धब्बे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अबे इसे अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हा हा, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी के इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा।
यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब भी जब से मैं प्रयाग में हूँ इन्हीं के सहारे हूँ, और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ये सारी बातें उस किशोर और ठाकुर साहब के बीच में। तो अब कहानी को हम और आगे लेकर चलते हैं। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सब भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बरायनाम विद्यार्थी होते हैं। और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे, इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे, घर के तालुकेदार थे, हंसमुख, खबतिया कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं। नहीं, उनसे अलग ही होकर आया हूँ। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की। अच्छा आओ, तब तक लोटस पॉन्ड, कमल सरोवर तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए, जो पास में ही बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमल की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों सी एक लठ माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलोसफर? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंदर बिशारिया हैं, एमए में पढ़ाते हैं। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उनकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठे, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था, और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिशरिया बोला, आह, कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिशारिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार, सगल की चीज, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोला, माफ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो हैं नहीं, इसीलिए समझ नहीं पाते क्या सोच रहे हो तुम। बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है। प्रेम क्या होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिन में होती है, मसलन क्वार कार्तिक या फागुन चैत। संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना मिस्टर शिवरिया? सिवरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी, कुछ गुस्से में उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी। आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र बिशरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं। कुछ अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया, फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब,
आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा, बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है। मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ, और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो, कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते। इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। आप तो राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस या शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़े बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा में मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थे थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब ने पिछले 5 सालों से जानने थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिचौलिया किसी समय और कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसा नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चले, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविताएं भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था, फौरन राजी हो गया। शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाजत दीजिए, अब चलो लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई। दुबली पतली, नाटी सी, साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो चलो अंदर, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती है। हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ, 2 किताबें हमें दे देना करना, बस। ज्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदन हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है। तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर, पगली कहीं की। चंदन ने उसके कंधे पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी। चल अंदर। वह हिचकती, ठिठकती, झोंकती, मुड़कर चंदर की ओर उठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने वो कहा, लाओ, मैं ले। ले लूं? तो बस की पतली टहनी की तरह लहरा कर बोली, बांस की पतली टहनी की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूं, तुम्हें क्यों दूं किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ, बैठो चंदर, अब मैं घर जाऊंगा। यहाँ देखो। और उसने भीतर के कागज का एक बंडल निकाला और बोली, देखो, यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वह खुद आपको बैठकर बोलना होगा।
और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वर में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? उसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देते ही बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्र है, टाइपिस्ट, इसके घर मैं तुम्हें पहुंचाए देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहता है यह, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी, समझ गए? अब तुम्हें सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है यह। चलो जाओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया, किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, चारों कविताएं की किताबें उठा लाई, समझ में आएंगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली। तुम कहो, तुम्हें समझा दें? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी, रोड पर ले चलो ड्राइवर। चंदर बोला। इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा चाय, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊंगा? वाह वाह! सुधा की हंसी में दूधिया बचपन की छलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा था। चाय नहीं पिएंगे? बगला आया तो सुधा ने महाराजिन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह घर, यह परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था। जब से वह अपनी माँ से झगड़ा कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक के एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी। डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था। और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक पिता से भी ज्यादा हो गया। चंदर शर्मिला लड़का था, बेहद शर्मिला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश न की थी। लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तो स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बनाया दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया। उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई, उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने इससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा। यह उसने खुद नहीं मालूम। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे। सभी का उससे जाने कितना जन्म का संबंध था। और यह नहीं, दुबली पतली पत्नी रंग पत्नी रंगीन चंद्र किरण सी सुधा, आज आज से बरसों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर की अपनी होती गई थी, इसने इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी। जब तक डॉक्टर साहब उसे गोद में बिठाकर नहीं मनाते थे, वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी। 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब 13 वर्ष की होने पर वह गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी, आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजिन का चौका जूठा कर देती थी। रात में फूल तोड़कर न लाने पर वह अक्सर
उसके माली को दांत भी काट खाया था। चंदर से जरूर वो बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उससे न खिलाते थे और उससे न बोलते थे, तो वह रो रो कर सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्र का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था, और सुधा घर भर के अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंकों की तरह तोड़-फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, उसे खुद नहीं मालूम। यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था। कोई भी इस प्रगति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार, आकर्षण इतना स्वाभाविक था, जैसे शरद की पवित्रता हो या सुबह की रोशनी। और मजा तो यह था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई। उसका सारा विद्रोह, सारा झंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन, सारी लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहीन अब शांत हो गई थी। इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्ट भाषणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। जब वह चंदर को खिंचाकर, छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था। लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनको ब्यूरो का हाल नहीं पूछती, खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते, क्या चंदर से लड़ाई हो गई? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायतें करती, और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंदन ने उसकी हेड मिस्ट्री नाम का नाम एलिफेंटा श्रीमती हथनी रखा था, या चंदन ने उसको डिबेट के भाषण का पॉइंट नहीं बताया, या चंद्र कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं। जब डॉक्टर साहब कहते कि वह चंद्र को डांट देंगे, तो वह खुशी से फूल उठती थी और चंद्र के आने पर आंखें नाचती हुई चिढ़ाती थी, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीजों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या क्या है, वह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी। मातृत्व का अंश उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उसमें अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ वह घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था। अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसकी जितनी दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलता था, उसे और भी स्नेह में पाग कर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पे कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो सुधा की डांट खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी, और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। कभी कभी तो सुधा की
स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर का कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर को जिद करके पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखा के बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसीलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती तो प्याली के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती, और अगर उससे ज़्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की तो उसे खालिश दूध पीना पड़ता था। और चाय के साथ फल और मेवा, खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा, उसके बाद लंबी चौड़ी मनुहार, इन सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होकर होना पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला, उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी और उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर 2 चम्मच दूध डालकर अपना ठाट से पीने लगी और बेतकल्लुफी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदन ने प्याले को अपने सामने रखा, उसमें चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले के क्षीर सागर नजर आए तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी हो तो। और क्या, खालिश चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वाले लोग ऐसी ही चाय पीना चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। न ऐसी चाय मुझे पसंद, ना ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता। मेरी क्लास फेलो है गेसु काम जी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु, बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है। उतनी ही अच्छी जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंद्र का, और उतनी ही काली होगी जितने काले केसु। दत्त, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा करते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करते हो। तब क्या, वे तो सब है ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों की वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी, चंदन ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया। साथ चित से पीने लगा। संतरे की फाक उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट लाया, वह चौंक कर बोली, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हारे दिमाग का बहुत रहता है, चंदन ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कूड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं ना कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करना चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं? आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारे गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह सबीर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती है। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आहा, गेसु के यहाँ दावतें खाएंगे इसी मुंह से? जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जोड़े तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेप कर निगाहें नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर की कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो?
और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुटकी से ब्याह करोगे, लो बातचीत कर लो, तब तक मैं निबंध लेकर आऊं टाइप कराने वाला। चंदन ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबाया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए, लो बाबा हम जा रहे हैं, काहे बिगाड़ रहे हैं आप। और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो यह निबंध की पांडुलिपि। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें, नहीं तो ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना और देखो मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया। कार स्टार्ट हो गई। फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो यह लिफाफा तो भूल ही गए, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा कहकर फिर चंदन चला गया। सुधा ने पुकारा, सुनो। एक बार में क्यों नहीं कह देती सब, चंदन ने झल्ला कर कहा। अरे बड़े गंभीर बात है, देखो वहां कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ दो बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंखें फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदन हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। और ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदन, सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में। अब अगली कहानी नेक्स्ट एपिसोड में हम अब तक जान पाए कि सुधा कैसी थी, चंदर कैसा था, इन दिनों के बीच में संबंध कैसे थे। आगे की कहानी यहीं से शुरू होगी कि कैसे कैसे वो इतने करीब हो गए और प्यार जो है अपने पराकाष्ठा पे चला गया। और कुछ ऐसा हुआ कि इस किताब के शीर्षक का नाम गुनाहों का देवता देना पड़ा। हम हर एक एपिसोड से कुछ न कुछ अच्छा और कुछ न कुछ बेहतर जानेंगे और प्रेम को अनुभव कर पाएंगे, प्रेम की अनुभूति ले पाएंगे। इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।